नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि वे समाज ही सफल होंगे जो शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शैक्षिक परिसर जरूरतमंद छात्रों को समग्र विकास के लिए सुविधाएं मुहैया करवाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के बीच विजय रथ पर सवार होने के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, जहां हर पार्टी वोट बैंक को हासिल करने के लिए बड़े चुनावी वादे कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर ग्रहण लग सकता है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों की चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिहार आरजेडी में लगातार उठपाठक जारी है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी से दूरी बनाए रखने वाले नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां तंगपावा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस और सुरक्षा बलों को जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि वे समाज में सफल हो सकते हैं जो शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शैक्षिक परिसर जरूरतमंद छात्रों को समग्र विकास के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगा। झरोरी के पास मोदी शैक्षणिक संकुल की स्थापना मोटवनिक मोदी समाज द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जोर देता हूँ कि शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले समाज सफल होंगे। युवाओं के लिए शिक्षा और अधिक सुलभ बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना सफलता के मुख्य तरीकों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारी जाति के लोगों को देर हो चुकी है, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। बता दें कि मोदी रविवार से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और मोदी ने बताया कि मुझे खुशी है कि अधिक संख्या में युवा चिकित्सा, इंजीनियरिंग और ऐसे अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही मैं कौशल विकास के महत्व पर भी जोर देना चाहता हूं। भविष्य में अगर किसी छात्र के पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन कुछ कौशल है तो वह पर्याप्त होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो हमें उस कुछ कौशल सिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐसे जाति के लिए अच्छी उपलब्धि है जिसकी संख्या कम है और जिसके सदस्य ज्यादातर मध्यम वर्ग के हैं। आदि अनंत भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित नव्य और भव्य श्री महाकाल लोक देश का समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्मावलंबियों को यह आस्था, श्रद्धा व गौरव का पल होगा। लोकार्पण समारोह के लिए उज्जैन में अप्रतिम साज सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार व सोमनाथ में नव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है जहाँ कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार शाम यानी कि आज शाम को 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। सर्वप्रथम महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद श्री महाकाल लोक का अवलोकन कर लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी सभा में गायक कैलाश खेर द्वारा लिखा व गाया गया महाकाल गान भी लोकार्पित किया जाएगा। खेर यहाँ प्रस्तुति भी देंगे और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित श्री महाकाल लोक का अवलोकन व लोकार्पण करेंगे उस समय प्रदोष काल रहेगा। प्रदोष काल होने से यह समय सभी दोषों से मुक्त होगा। इस समय शिव नाम मुहूर्त रहेगा। यह समय इसलिए भी चुना गया है क्योंकि लोकार्पण के समय शुक्र की महादशा होगी तथा शुक्र की कन्या राशि में बुध के साथ युति होगी। यह मुहूर्त आने वाले कालखंड में श्री महाकाल लोक व उज्जैन में पर्यटन व रोजगार भी बढ़ाएगा। शिव नगरी उज्जैन के महोत्सव के लिए सिंहस्थ यानी कि कुंभ मेले जैसा सजाया गया है। महाकाल मंदिर में उजास किया जा रहा है और अन्य मंदिरों में भगवान के नए वस्त्र धारण करवाए गए हैं। मोक्षदायिनी नदी मार्ग शिप्रा स्थित रामघाट स्थित अन्य घाटों को रंगरोगान व रोशनी से श्रृंगार किया गया है। जगह जगह त्रिशूल, डमरू सहित महादेव के अन्य प्रतीक भी दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में विजय रथ पर सवार होने के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। जहां हर पार्टी वोट बैंक को हासिल करने के लिए बड़ी चुनावी वादे कर रही है
और इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहने का एक वीडियो सामने आया है। गोपाल इटालिया ने अपनी चुनावी भाषण के दौरान पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। गोपाल के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से बयान की निंदा की गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें आपकी गुजरात की इकाई के अध्यक्ष पीएम मोदी के गुजरात दौरे को नौटंकी बताया गया है। साथ ही उन्हें पीएम मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए भी सुना सकता है। गोपाला इटालिया इसमें यह कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या कभी पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की नौटंकी की है। गोपाल इटालिया का इस तरह का ये पहला बयान नहीं है। उनका विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। गोपाल भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके बाद द्वारका में उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। और वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया और कहा कि मैं बीजेपी की तरफ से दिल्ली में गोपाल इटालिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के सेवानिवृत्त होने से पहले कर्नाटक हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला आ सकता है। जानकारी के मुताबिक शीर्ष अदालत इसी सप्ताह इस चर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाने की तैयारी में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। बता दें कि हिजाब विवाद मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलियान की पीठ ने 10 दिन तक सुनवाई के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि इन याचिकाओं पर इसी सप्ताह फैसला सुनवाया जा सकता है, क्योंकि पीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षा में हिजाब पहनने से रोकने से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षा में जाने से रोका जा सकता है। वहीं कुछ वकीलों ने इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी गुजारिश की थी। वहीं राज्य सरकार का तर्क था कि कर्नाटक सरकार का फैसला धार्मिक रूप से तटस्थ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। वहीं अदालत ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को रुख किया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख को 4 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। जमानत 1 लाख रुपए से मुचलके पर दी गई थी। हालांकि यह जमानत ईडी के केस में मिली थी, इसलिए वे अभी सीबीआई वाले मामले में फिलहाल जेल में है। बता दें कि ईडी की जांच के बाद नवंबर 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी ने अनिल देशमुख पर आगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपए एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने अगले गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित साय शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, ने पुलिस ने अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार को बांग्ला मातृ योजना के नाम को बदलने का फैसला लेना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बांग्ला मातृ प्रकल्प का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद केंद्र ने राशि जारी की है। 5 दिन की एक बच्ची गंगा में एक टब में बहती मिली। रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। बच्ची को मौजूदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस यह पता लगा रही है
कि बच्ची को किसने और कब बहाया। आशंका है कि बेटी होने के कारण उसे नदी में बहाया गया है। स्थानीय लोग बच्ची को जीवित कोई मां गंगा की कृपा मान रहे हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में रविवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान बिजली गिरने से एक खिलाड़ी समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। घटना राजधानी के करीब 350 किलोमीटर दूर जिले के नौगांव प्रखंड के बनीलाटा में एक स्थानीय फुटबॉल मैच के दौरान हुई। घायलों में अधिकांश दर्शक हैं। बिहार के आरजेडी में लगातार उठक पाठक जारी है और पिछले कुछ दिनों से पार्टी से दूरी बनाए रखने वाले नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी अब जगन्नाथ सिंह की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को कमान सौंपने का मन बना चुकी है। जगन्नाथ सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा सौंपकर पार्टी से किनारा कर लिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन से दूर रहकर जगन्नाथ सिंह ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर की थी। जगन्नाथ सिंह पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के पार्टी ऑफिस से भी दूरी बनाए हुए थे, जबकि हाल ही में उनका दोबारा चुनाव आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुआ था। कहा जा रहा है कि बेटे सुधाकर सिंह से कृषि मंत्री पद का छीना जाना जगन्नाथ सिंह को नागवार गुजरा है, इसलिए वो पिछले कुछ दिनों से काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को सरकार में सहज नहीं थे। लगातार सरकार और नौकरशाह के खिलाफ बयान देकर महागठबंधन सरकार की किरकिरी कर रहे थे। जगन्नाथ सिंह ने अपने बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद इसीलिए बलिदान करार किया था, जिस पर जेडीयू के कई नेता बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जगन्नाथ सिंह द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक आदेश 1 अक्टूबर को निकाला गया, जिसमें पार्टी नेताओं को सरकार संगठन के बड़े मुद्दों पर बोलने से पहले परहेज करने को कहा गया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष औपचारिक आदेश जगन्नाथ सिंह का था, लेकिन ऐसा आरजेडी नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी के कहने पर किया गया था। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है। अभिषेक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभिषेक बोइनपल्ली कथित तौर पर दक्षिणी भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए काम करता था। उसे रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पाया कि वह कुछ महत्वपूर्ण सवालों से बच रहा था, जिसके बाद उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने नेता विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। एफआईआर में कुल 9 लोग नामजद हैं, जिनमें सिर्फ पैनोड रिकॉर्ड व पूर्व अध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया है। आरोपियों में ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडक स्प्रिंट्स के मालिक अमरदीप ढल एवं बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, प्रोप्राइटरशिप के फर्म महादेव लिकस के सनी मरवाज भी शामिल हैं। आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लाई और अर्जुन पांडे भी शामिल हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी किया। इन सभी को देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। यहाँ लापरवाही इलाके में सुबह 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस और उन लोगों ने सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अभी भी कुछ आतंकियों को छिपे हुए हैं। इसकी आशंका लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद रविवार शाम तंगपावा की तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान घेरा सख्त होने पर छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। अक्टूबर में अब तक 7 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों? क्यों संडे? हर काम संडे। चेक करो डील शेयर ऐप। डील शेयर ऐप पर मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स
और हजारों लोकल ब्रांड्स भी। यहाँ बेस्ट क्वालिटी आइटम्स पर शहर में सबसे सस्ते डील्स पा सकते हैं, वो भी हर घंटे। और तो और फ्री डिलीवरी, डेली कैशबैक एंड कॉन्टेस्ट भी। अरे मान गया बाबा, लो अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये क्या है? हाँ, मैंने तो कल ही ऑर्डर कर दिया था। अभी गूगल प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें और हर दिन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं। डील शेयर, आपकी ऑनलाइन दुकान। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास, the Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को चेन्नई के बगालपुर मार्केट में सब्जी खरीदने पहुंची। यहाँ उन्होंने सब्जियां खरीदी, लोगों से बात भी की। निर्मला सीतारमण ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। गुरुवार की सुबह सड़क किनारे खड़े युवक को कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। इसकी इधर कार की टक्कर से घायल हुए पिंटू बर्मन की हालत नाजुक बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन लगातार दूसरी बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष चुने गए। चेन्नई में रविवार को आम परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं ने निर्विरोध स्टालिन के नाम पर मुहर लगाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बेहतरीन वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीएम छत्तीसगढ़ी गीते धमादा ये राजा बाबू गाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जमकर तालियां भी बज रही हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ की हल्का षड्यंत्र रचने का मामला सामने आया है। कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने सितरखंज कोतवाली पहुंचकर मामले की जांच की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। नगर के वार्ड 11 बाईपास रोड निवासी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे कोतवाली पहुंचे और पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि कैबिनेट मंत्री की हत्या करने की साजिश हल्द्वानी जेल में 4 माह पूर्व रची गई थी। आरोप लगाया कि हीरा सिंह गेहूं चोरी मामले में अपनी गिरफ्तारी और खनन का कारोबार बंद होने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदार मानता है। वहीं तहरीर में जिक्र है कि हल्द्वानी जेल में आरोपी की यूपी निवासी सतनाम से मुलाकात हुई। उसने सतनाम से कहा कि मंत्री की हत्या करनी है, चाहे जितना रुपए खर्च हो जाए। सतनाम ने अपने दोस्त की आशीष उर्फ गुड्डू को बड़ा अपराधी बताते हुए उसे सुपारी देने की बात कही। साथ ही उसके जेल से बाहर निकलने पर एक अन्य साथी हरपन सिंह गुड्डू से मिलवाने की भी बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को चेन्नई के मार्केट में सब्जी खरीदते हुए देखी गई। सब्जी खरीदने पहुंची थी। यहाँ उन्होंने सब्जियां खरीदी और लोगों से बातचीत भी की। निर्मला सीतारमण उसके ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से इसका वीडियो और फोटो से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने खुद सब्जियां चुनी और आम लोगों से बातचीत करते भी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री को देखा, वहां लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल से फोटो भी खींची। वित्त मंत्री की सब्जियां शॉपिंग लिस्ट में शकरकंद, पेरिकनई, मुलई एवं मनाथकल्ली की राई भी शामिल थी। केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद भाजपा विधायक वनथ्री श्रीनिवासन ने कहा कि वित्त मंत्री पहले तो ठंडू की राई खरीदने के लिए रुकी थी, लेकिन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने अन्य सब्जियां खरीदी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वेंडर हाथ में कर लिए सिक्योरिटी पर्सनल को देखकर घबरा गए, लेकिन फिर जब हमने बताया कि वित्त मंत्री है तो एक वेंडर ने कॉफी के लिए उन्हें आमंत्रित किया। श्रीनिवासन ने बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण जब वह छूटी थी तो गर्मियों मारियापुर में बिताया करती थी। उन्होंने सब्जी मंडी में जो समय बिताया उसमें उन्होंने सेल्फी भी ली और निवासियों से बातचीत की। वित्त मंत्री वहां केवल 20 मिनट ही बिता सकी क्योंकि उन्हें घर वापस जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सब्जी मंडी का यह दौरा ऐसे समय किया गया है जब देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है।
देश में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। कई यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि वित्त मंत्री से जीएसटी लेना न भूलें। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नाम और निशान की लिस्ट इलेक्शन कमीशन यानी ईसी को सौंपी है। उद्धव ठाकरे ने यह कदम तब उठाया है जब ईसी ने सिंधिया गुट की याचिकाओं पर शिवसेना के सिंबल तीर कमान को फ्रीज कर दिया है। इसी के फैसले के बाद सिंधिया और उद्धव गुट इस निशान का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से रविवार को दावा किया गया कि उद्धव गुट ने 2 नाम ईसी को बताए हैं। पहला शिवसेना बालासाहेब ठाकरे और दूसरा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे। निशानों में उद्धव गुट ने अपनी पहली पसंद त्रिशूल बताई है। दूसरा निशान उगता हुआ सूर्य है। थोड़ी ही देर में मातोश्री में उद्धव गुट के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पार्टी का नया नाम और सिंबल पर चर्चा होगी। इधर औरंगाबाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने बताया कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला नहीं है। मुझे इसकी आशंका थी, आयोग के फैसले से शिवसेना खत्म नहीं होगी, बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। उन्होंने कहा कि 5 बार मेरी पार्टी का भी सिंबल बदला गया, लेकिन असर नहीं हुआ। 19 जून 1966 में बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही थी। 1968 में पहली बार पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शिवसेना का रजिस्ट्रेशन कराया गया। पहला चुनाव पार्टी ने 1971 में लड़ा। उस वक्त सिंबल था खजूर का पेड़। शिवसेना ने इसके बाद रेलवे इंजन और ढाल तलवार भी पार्टी का सिंबल रहा, मगर सफलता नहीं मिली। 1985 में सिंधिया ठाकरे ने तीर कमान का सिंबल लिया और मुंबई नगर पालिका का चुनाव लड़ा। पार्टी को इसमें से भारी मार्जिन से जीत मिली और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली। गुरुवार की सुबह सड़क किनारे खड़े युवक को कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। दूसरा इधर कार की टक्कर से घायल हुए पिंटू बर्मन की हालत नाजुक बनी हुई है। पिंटू के इलाज के लिए दोस्त और पड़ोसी से पैसे जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन में पिंटू की इलाज में 1.5 लाख रुपए से अधिक रुपए खर्च हो गए। परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि अस्पताल में और रुपए खर्च कर सके। जबलपुर के राजे झुकी के पास रहने वाला पिंटू बर्मन गुरुवार को तड़के सुबह अपनी 2 बहनों को दशहरा घुमाकर घर के पास खड़ा था। इस दौरान खंबरिया तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बाइक में खड़े पिंटू को टक्कर मार दी। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि पिंटू मौके पर ही बेहोश हो गया। वहीं टक्कर मारने के बाद कार बिजली के खंभे से जा टकराई और आनन फानन में परिजन घायल पिंटू को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचा। 4 दिन बाद भी पिंटू की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी भी उसे होश नहीं आया है। रांची थाना पुलिस ने कार से टक्कर मारने वाले कार्तिक कोतवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्तिक के खिलाफ धारा 308, 289 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव भी पुलिस पर बनाया जा रहा था। पिंटू की मां ने मांग की है कि आरोपियों से कड़ी कार्रवाई की जाए और बताया जा रहा है कि आरोपी कार्तिक कोतवाल ने इससे पहले भी वाहन दुर्घटना कर चुका है। कार्तिक की कार में पुलिस को धारदार हथियार भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार को तड़के दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 की तड़प कर मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बहराइच के थाना कोतवाली नानपारा के अंतर्गत बाराफात में झलूस में भगरवा मालूपुर में बिजली की एचटी लाइन को चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा लाया गया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। पुलिस की माने तो यह घटना रविवार सुबह 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय जब बाराफात का जुलूस आ रहा था, उसी समय जुलूस में शामिल ठेले पर लगी लोहे की 11,000 की बिजली लाइन से चढ़ गई। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाराफात का जुलूस रात करीब 2 बजे समाप्त हो गया था।
पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे ये लड़के पाइप लगे ठेले को बगल के गांव में ले जा रहे थे, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। एक दूसरे को बचाने में 6 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दुर्घटना अचानक से हुई है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पुलिस बल मौके पर तैनात है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रसाद यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली में हो रही इस हाई लेवल बैठक में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने भिड़ंत हो गई। बैठक से निकलकर तेज प्रताप ने उन पर बहन की गाली देने का आरोप लगाया। हालांकि श्याम रजक ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी है, वे जो चाहे आरोप लगाए। इसके बाद तनाव में वे बेहोश हो गए। बैठक में लालू प्रसाद यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक रूप से फिर से कमान दी जाएगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर लगी। बैठक में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता व 24 राज्यों के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। बैठक में लालू प्रसाद यादव का स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप व श्याम रजक के बीच बवाल की घटना उनकी मौजूदगी में हुई। खास बात यह भी है कि आरजेडी के आधार भूमि बिहार की पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व लालू प्रसाद यादव के करीब जगन्नाथ सिंह की बैठक में शामिल नहीं हुए। पार्टी में नाराज रहे जगन्नाथ के अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। इस बीच पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने जगन्नाथ की नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि वे बीमार हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। शनिवार को नीतीश ने पीके पर भाजपा एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया, तो प्रशांत ने भी अगले दिन पलटवार कर दिया। प्रशांत ने कहा कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, जिसकी वजह से वे को बोलते कुछ है और करते कुछ। जन स्वराज पद यात्रा से वीडियो जारी कर पीके ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद नीतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके पास जो लोग हैं उन पर भी वे भरोसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए नीतीश को अलग थलग पड़ने का डर सता रहा है। भाजपा एजेंडे पर पीके ने कहा कि अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा होता तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने की बात ही क्यों करता। पीके के जवाबी हमलावर के बाद जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जब प्रशांत किशोर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उस समय वह नीतीश कुमार के पास आकर बोले थे कि आप जेडीयू का विलय कांग्रेस के साथ कर लीजिए। तब नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था, मैं वही था। प्रशांत किशोर जो झूठ बोल रहे हैं, वह अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मैसेज भिजवा रहे थे। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल जाइए। वह आकर कई घंटे तक मुझसे बात की और मुझे उन्होंने ऑफर दिया था कि आपको केंद्र में मंत्री बनवा देता हूं और नीतीश कुमार को भी मैनेज कर लेता हूं। प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए भी कैंपेन कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको डर हो कि कई सीबीआई उनके पीछे ना पड़ जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक साल लगातार दूसरी बार द्रविड़ मुनेन कड़गम यानी कि डीएमके के अध्यक्ष चुने गए हैं। चेन्नई में रविवार को आप परिषद की बैठक में पार्टी में नेताओं ने निर्विरोध स्टालिन के नाम पर मुहर लगाई। इसके अलावा वरिष्ठ नेता दुराईमुरुगन निर्विरोध महासचिव और टीआरसी बालू कोषाध्यक्ष चुने गए। इन तीनों ही ने 7 अक्टूबर को अपने अपने पदों पर नामांकन दाखिल किया था। टीम के विभिन्न पदों के लिए पार्टी में चुनाव कराती रही है और इस साल के चुनाव सितंबर के अंत में खत्म हुए थे। एमके स्टालिन, दुराईमुरुगन और टीआर बालू को लगातार दूसरे कार्यकाल के चुना गया है। वहीं के नेहरू को पार्टी का प्रमुख सचिव बनाया गया है। कनिमोझी करुणानिधि, जो पहले डीएमके की महिला शाखा की प्रमुख है, को उप महासचिव बनाया गया है और वह पेरियासामी, कोपोन्मुडी, ए राजा और अंतियूर के अलावा अब 5 उप महासचिव में शामिल हैं। पार्टी की आम परिषद में बैठक में डीएमके के उप महासचिव ईपेरासियम ने कहा कि उन्हें चुनौती देता हो कि भले ही एक बड़ा गठबंधन बन जाए, डीएमके अकेले चुनाव लड़ सकती है और लोकसभा चुनाव में सभी को हरा सकती है। मैं चाहता हूं कि पीएम स्टालिन अगले 20 सालों तक तमिलनाडु के सीएम बने।
बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबरों को रफ्तार से। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। मानसून सीजन जाने के बाद भी अब भी देश भर में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश के दौर जारी रहेगा। दिल्ली के लाहौरी गेट के पास शनिवार रात 2 मंजिला इमारत ढह गई थी। हादसे में 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं यूपी के कई जिलों में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के बीच सभी स्कूलों सोमवार आज बंद रहेगी। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में सोमवार को तेज बारिश की वजह से चेतावनी भी दी गई थी। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर समेत 16 जिलों में 11 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी। सिक्किम में रविवार सुबह तेज बारिश से कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ और जिससे गंगटोक और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क टूट गया। यूपी में पिछले 4 दिनों से जमकर बारिश हो रही है और रविवार को मथुरा, आगरा, लखनऊ, नोएडा सहित अलीगढ़ समेत कई शहरों में बारिश हुई है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लखनऊ और कानपुर, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 से 24 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। 6 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है और ये सभी बच्चे सेक्टर 111 में बरसाती पानी से बने तालाब में नहाने उतरे थे। यहाँ पानी गहरा होने के कारण सभी डूब गए। देर शाम सभी बच्चों के शव 4 घंटे की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद बरामद कर लिए गए। मरने वाले बच्चों की उम्र 8 से 13 साल की थी। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में 2 दिन हुई बारिश के बाद सेक्टर 111 के पास तालाब में ज्यादा पानी भरा हुआ था। रविवार दोपहर के बाद करीब 3 से 6 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए और बच्चों को तालाब में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। नहाते हुए वह डूब गए और एक बच्चे को डूबते हुए लोगों ने देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। हादसा शंकर विहार के पास हुआ है और जहां तालाब है वह क्षेत्र एमपीएम का है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया गया। सभी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और ऑपरेशन के दौरान सभी के शव मिल गए। मौके पर पहुंचे गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही में आसपास के इलाकों में भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और कोई बच्चा तो इस तालाब में नहीं आए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि गुजरात के लोगों ने किसी विकल्प की कमी के कारण भाजपा को 27 साल से अधिक का समय दिया, लेकिन अब राज्य में बदलाव की हवा चल रही है। गुजरात में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 साल गुजरात विकास पक्ष से पिछड़ा है। गुजरात के लोग सोए हुए भी टैक्स भर रहे हैं, जबकि भाजपा के दोस्त इस पैसे को लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि चाहे अच्छे दिन अभी भी एक सपना है, लेकिन गुजरात में आपकी ईमानदार सरकार बनने के बाद सच्चे दिन आएंगे। गुजरात में मतदान के बाद विकास मुखी सरकार आएगी। यह सरकार राज्य के सभी स्वतंत्रता सेनानियों की ख्वाहिशों पर खरा उतरेगी। भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को सुविधाएं देने का विरोध करते आ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने दोस्तों को दोनों हाथों से खचौड़ा लुटाया। इन नेताओं और इनके दरबारियों का जनता के पैसे को लूटा है। मान ने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि ये नेता आपकी लोकहितैषी पहलों को विरोध करते हैं। कांग्रेस को भाजपा की बिट्टी टीम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस से विधायक खरीदे हैं।
शिवसेना के दो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच चुनाव चिन्हों को लेकर विवाद जल्द खड़ा हो गया। इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठवाले रविवार को शिमे खेमे में समर्थन में उतरे और कहा कि चुनाव आयोग इस मामले पर अपने निर्णय लेने से विद्रोही समूह को धनुष और तीर का प्रतीक देना चाहिए। अठवाले ने कहा कि अंधेरी पूर्व के विधानसभा उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिन्हों को फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे समूह को शिवसेना के धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह जरूर मिलना चाहिए। आयोग को मेरिट के आधार पर फैसला करना है और बाद में कब फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह जरूर मिलेगा। संगठन के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के दावों पर एक अंतरिम आदेश में कहा गया कि आयोग ने उन्हें सोमवार तक 3 अलग अलग नाम विकल्प और अपने संबंधित समूह को आवंटन के लिए कई मुफ्त प्रतीकों का सुझाव देने के लिए कहा। ठाकरे गुट ने एक सूत्र ने कहा कि शिवसेना ने चुनाव आयोग के समक्ष एक विकल्प के रूप में 3 विकल्प प्रस्तुत किए, एक त्रिशूल, उगता सूरज या एक जलती हुई मशाल। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनावी चिन्ह को फ्रीज करने के बाद उद्धव और शिंदे खेमे में वार में पलटवार शुरू हो गया है। हालांकि आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और आयोग ने आगामी अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने से रोक दिया है। इसको लेकर अब पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे खेमे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव आयोग से इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। मैं न्यायपालिका में विश्वास करता हूं, हमें न्याय मिलेगा। 40 सिर वाले रावण ने भगवान श्री राम के धनुष को फ्रीज कर दिया। मैं दुखी हूं लेकिन गुस्से में हूं क्योंकि इससे साफ हुआ है कि लोगों ने अपनी मां के सीने में छुरा हुआ है। हिम्मत है तो बाला साहेब का नाम न लेकर दिखाए। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मेरा नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठन महाराष्ट्र के हित में मराठी लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। शिवसेना के गठन की कहानी साझा करते हुए ठाकरे ने कहा कि मेरे दादाजी ने बाला साहेब से पूछा था कि क्या एक संगठन बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे थे। इसी के बाद बाला साहेब ने शिवसेना की शुरुआत की। अब शिवसेना के दोनों धड़ों के लिए चुनावी नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का क्या मतलब है? क्या वे लड़ाई हार गए हैं या लड़ाई अभी शुरू हुई है? नए गुट के पास बहुत कुछ दांव पर नहीं है। एक प्रतीक फ्रीज का मतलब यह नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने सब कुछ खो दिया। भाजपा और शिंदे गुट यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अलग अलग प्रतीकों के साथ 2 लोकसभा चुनाव जीते थे। प्रतीकों का प्रचार करना मुश्किल नहीं है। शिवसेना के मूलधरे बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट देते हैं। जो लोग बाला साहेब या उद्धव को वोट देना चाहते हैं वे चुनाव चिन्ह की परवाह किए बिना उन्हें वोट देंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने शाम को अपने समूह के नेताओं की बैठक की। इस बैठक में पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम पर चर्चा की गई। पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल जारी है। शाहबाज सरकार राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है। सरकार के सांसदों का आरोप है कि अलवी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी है। अलवी ने सत्ता हस्ताक्षर में संविधान का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना जरूरी है। दरअसल इस राजनीतिक पटकथा की शुरुआत 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति अलवी ने संविधान के अनुच्छेद 56(1) और 56(3) के तहत संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। इसके बाद ही महाभियोग की मांग उठ रही है और अलवी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और ध्रुवीकरण को समाप्त करने की बात की थी। हालांकि राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान भी हाल करीब खाली थे। 422 से केवल 15 सांसद उपस्थित थे। पीएमएल, पीपीपी और GY1 के संवादों ने बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मांग करती है कि राष्ट्रपति अलवी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। अब अविश्वास मत लाया गया और उस दौरान भी अलवी की मिलीभगत सामने आई। इसलिए पीपीपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलाकर उनके संबोधन का बहिष्कार किया।
PMLN के सांसद शाहनवाज रांझा ने बताया कि अलवी संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ईरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद 16 सितंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है। सड़कों पर महिलाएं अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठा रही है। इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी सरकार के जुल्म और महिलाओं पर मनमानी के खिलाफ मैदान में उतरा है। सरकार विरोध का दबाना चाहती है, इसको लिए लोगों को मार रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार तस्वीर बदलेगी और तानाशाह सरकार गिरेगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा। ये बात ह्यूमन राइट्स एडवोकेट नसरीन सेतुई ने कही। एक नसरीन ने मार्च 2019 में महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर ईरानी सरकार ने 38 साल और 148 करोड़ की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो खराब सेहत के चलते जेल से बाहर है। नसरीन कहती है कि मुझे किसी भी वक्त फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। ईरान में आज से पहले इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। 40 साल में यह दर्द, दमन और यातना की हर महिला अपनी एक कहानी है। महिलाओं के पहनावे पर सैकड़ों आदेश जारी किए गए हैं। आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ रेप भी किया गया। दिल्ली में अब बाजार और रेस्तरां 24 घंटे खुले रहेंगे। उपराज्यपाल एनकेएलजी के सक्सेना ने 314 एप्लीकेशन को मंजूरी दी है। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी शॉप्स, होटल, रेस्तरां और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। एलजी ऑफिस रविवार को भी इस फैसले की जानकारी दी है और इस फैसले से बड़े शहरों में नाइट लाइफ कल्चर को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल सहित कई केपीओ और बीपीओ को भी शामिल किया गया है। इस मामले में नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। एलजी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में इन्वेस्टर्स और बिजनेस के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एप्लीकेशन को एक तय समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। सक्सेना के मुताबिक अगले हफ्ते से 300 से अधिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे काम कर सकेंगे। उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है कि इस निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे एप्लीकेशन पर निश्चित समय पर सीमा में फैसला होना चाहिए। सक्सेना ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का रवैया इस मामले में अनप्रोफेशनल रहा है। उपराज्यपाल के मुताबिक विभाग एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में पिक एंड चॉइस पॉलिसी अपना रहा था। इस तरह के मैनेजमेंट का कैरेक्टर भी करप्शन के चांसेस ज्यादा है। उपराज्यपाल ने श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि भविष्य में इस तरह की देरी न हो। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में राहुल के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने बताया कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था कि जैसे कि आज। युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं, प्रेम चाहते हैं। वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना और अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए उन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिता चुके। इंद्रेश ने राहुल गांधी के सावरकर को और अंग्रेजों को पेंशन मिलने की बात का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब और मंदिरों को नहीं तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण भी नहीं होना चाहिए। दिवाली और छठ की पूजा में दिल्ली का सफर आसान होगा। यात्रिकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से दिल्ली के लिए 2 और पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस झारखंड पूजा स्पेशल वाया गोरखपुर चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस सहरसा पूजा स्पेशल वाया गोरखपुर चलाई जाएगी। एनी रेलवे के CPRO पंकज कुमार ने बताया, इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और दोनों ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
वाहनों से हो रहे प्रदूषण के बाद अब दिल्ली वालों की इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल खूब उभा रही है। दिल्ली वालों को ईवी व्हीकल कितनी पसंद आ रही है कि वर्ष 2022 10 माह में ही 41,000 से अधिक ईवी व्हीकल की बिक्री हुई है। अब तक 72,000 से ईवी व्हीकल रजिस्टर हुई है और दिल्ली सरकार अगले 3 वर्षों में 18,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की भी योजना बना रही है। दिल्ली के दरियापुर इलाके में एक शोरूम के बाहर बाइक सवार 2 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद एक बदमाश शोरूम के मालिक से 50 लाख की रंगदारी मांगने के लिए अंदर गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, बिहार और मेघालय के राज्यपाल ऋषिकेश सत्यपाल मलिक से पूछताछ शुरू कर दी है। 4 अक्टूबर को ही मलिक ने राज्यपाल के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया। मीणा ने कहा कि पायलट यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीखों की आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्हों की यह नीलामी अब 12 अक्टूबर को होगी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे को 2 और धाराएं जोड़ी है। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए भी गले लगाया। दिल्ली के केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू देवी देवताओं को बहिष्कार करना चुकानी पड़ी। बहिष्कार करना आखिरकार उन्हें भारी पड़ गया है और इसकी कीमत उन्हें मंत्री पद गंवाकर चुकानी पड़ रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राजेंद्र पाल गौतम अब सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे। हाल ही में एक कार्यक्रम में विवादित शपथ दिलाने को लेकर भाजपा पर आरोप अब सरकार पर हमलावर थी। वहीं सरकार ने भी अपने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा था। हाल में वायरल हुए एक वीडियो में कोई बौद्ध संत सैकड़ों लोगों को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में प्रवेश दिला रहे थे। इनमें आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी थे। वीडियो में सभी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नहीं मानूंगा, मैं रामकृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, मैं किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा। इस कथित धर्मांतरण की घटना पर विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। संगठन ने इसे साजिश हिंदू समाज को बांटने और कमजोर करने की साजिश बताया था। विहिप के वरिष्ठ नेता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि अब तक अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी और ईसाई मिशनरियों को साथ दे रही थी। अब उसके मंत्री खुलेआम हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बातें कर रहे हैं और लोगों ने उनसे खिलाफ शपथ दिलवा रहे हैं। बंसल ने इस सबसे खराब राजनीति का चेहरा बताया है और कहा था कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बेहतरीन वीडियो सामने आ रहा है। उस वीडियो में छत्तीसगढ़ी का राजा बाबू गाते हुए वह नजर आ रहे हैं। इस दौरान जमकर तालियां भी बज रही है। ये वीडियो IAS एसोसिएशन की तरफ से आया है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में सीएम अधिकारियों के साथ डिनर करने पहुंचे थे। शनिवार से राजधानी रायपुर में कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इस कॉन्फ्रेंस में राज्य भर के कलेक्टर शामिल हुए थे। इस बीच शनिवार को IAS एसोसिएशन की तरफ से छत्तीसगढ़ क्लब में डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें कॉन्फ्रेंस में आए अफसरों के साथ राजधानी में तैनात वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए। सीएम भी डिनर करने के लिए वहां पहुंचे थे। बताया गया कि अधिकारियों ने सीएम से स्टेज पर आकर गाना गाने का अनुरोध किया था। इसी अनुरोध पर सीएम ने अधिकारियों के बीच गाना गाया। वो मंच पर पहुंचे और छत्तीसगढ़ की ते धमधा के राजा बाबू गाने लगे। ये देखकर अफसर ने भी खूब आनंद लिया। अधिकारियों ने जमकर तालियां भी बजाई। कुछ अफसर तो साथ में ही ताल मिलाते नजर आए। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कलेक्टरों से संक्षिप्त चर्चा हुई थी। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। इसमें क्वांटिफिकेशन, डेटा आयोग के सर्वेक्षण, स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना, वनांचलों में आश्रम छात्रावासियों की स्थिति, राज्य युवा मितान क्लब, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आयोजन तथा राज्य में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार शामिल था।
भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए रह रही रसाकसी के बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि मेरे जीवन में कुछ भी सीधे सीधे नहीं होता है, संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है। उन्होंने कहा कि करनी माता का आशीर्वाद मिल गया है तो आगे काम अब सफल ही होगा। राज्य विशेष हेलीकॉप्टर से यहां पहुंची और करनी माता मंदिर में करीब आधा घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की। इसी दौरान उनके साथ बेटे दुष्यंत सिंह भी थे। दर्शन के बाद वो जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराजा गंगा सिंह करनी माता के आशीर्वाद लेने आए थे। यहाँ सफेद चूहा देखने के बाद ही वो आगे बढ़ते थे, तब उनका काम सफल होता था। आज मुझे भी माता ने आशीर्वाद दे दिया है। जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो कौन है जो रास्ते में खड़ा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोलते हुए बताया कि पिछले 4 सालों में राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। जनता ने आपको काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए समय निकाल दिया। मंच पर सिर्फ राज्य के लिए ही एक कुर्सी लगाई गई थी, किसी अन्य नेता को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले देवी सिंह भाटी स्वयं मंच पर नहीं थे। भाटी एक माइक अपने हाथ में रखकर सभा का संचालन कर रहे थे। दिल्ली के दरियापुर इलाके में एक शोरूम के बाहर बाइक सवार 2 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद एक बदमाश शोरूम के मालिक से 50 लाख की रंगदारी मांगने के लिए अंदर गया। वह वाकया 8 अक्टूबर का है, जो पर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अब दिल्ली पुलिस इनकी तलाश कर रही है। वीडियो के मुताबिक दोनों हमलावर बाइक पर थे। दुकान के सामने आकर एक बदमाश पहले बाइक से कई राउंड फायर करता है। कुछ सेकंडों बाद वह दुकान के अंदर जाता है और फिर उस शख्स के बाहर आने पर दोनों बाइक वहां से निकल जाते हैं। इस घटना के शिकार व्यापारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ये बदमाश उससे 50 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। नोएडा में नशे में धुत लड़की ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी की घटना शुक्रवार रात सेक्टर 121 की अजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटी की है। जिस समय लड़की गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही थी, उस समय यहाँ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन गार्ड को बचाने की जगह तमाशा देखती रही। बाद में पुलिस ने शांति भंग की धारा में फेज 3 थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि लड़कियां कार से सोसाइटी पहुंची, कार पर स्टिकर नहीं लगा था, इसलिए गार्ड ने गेट नहीं खोला। इस बात पे वे भड़क गई और जमकर ड्रामा किया। घटना के वायरल वीडियो में देख रहा है कि 3 लड़कियां शराब के नशे में धुत हैं। इनमें से एक ने गार्ड को कॉलर पकड़ा और उसकी टोपी फेंक दी। इस दौरान गार्ड के पीछे हाथ बांधकर खड़ा रहा। लड़की किसी विषय के बारे में भी पूछ रही थी। वीडियो में दिख रहा है कि हंगामा करने वाली लड़की न ठीक से खड़ी हो पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। इस दौरान उनके साथ खड़ी एक और लड़की उसे ये सब करने से मना कर रही है, लेकिन वह मानती नहीं है। वह कहती है कि मेरा बाप भी तो कुछ है। हंगामा कर रही लड़की की दोस्त मोबाइल लेकर वीडियो बनाती हुई दिख रही है। पुलिस ने बताया कि लड़कियां अजनारा होम्स में किराए पर रहती हैं। एडीसीपी एसएम खान ने बताया कि दोनों युवतियों के खिलाफ एनसीआर यानी कि नॉन कॉलेजेबल रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 1 मिनट 21 सेकंड का ये वीडियो साफ दिख रहा है कि युवती नशे में धुत है और कॉलर पकड़ने वाली लड़की का नाम अंजलि है और नैनीताल की रहने वाली है। वहीं दूसरी काकुल है। अंजलि का फूड सप्लीमेंट का काम है, जिसे जिम में सप्लाई किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, बिहार और मेघालय के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक से पूछताछ शुरू कर दी है। 4 अक्टूबर को ही मलिक ने राज्यपाल के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अब उनके रिटायरमेंट के बाद सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में ये पूछताछ हुई थी। मलिक पिछले 2 साल से केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशान साधना शुरू कर दिया था। तब से वह लगातार केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते आ रहे हैं। खुले मंच से उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब सीबीआई की पूछताछ के बाद कई तरह की कासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान
2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेश की गई थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर जाने के बाद 2 फाइलें मेरे पास मंजूरी के लिए आई। इसमें से एक अंबानी की थी और दूसरी RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक व्यक्ति की, जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती PDP भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब होने का दावा करते थे। मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि यह एक घोटाला है। मैंने उसी के अनुसार दोनों सौदे रद्द करवा दिए। सचिवों ने मुझसे कहा था कि आपको प्रत्येक फाइल को मंजूर करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने उससे कहा कि 5 कुर्ता पजामा लेकर आया हो और उसी के साथ जाऊंगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी की दुकान, होटल, रेस्तरां एवं परिवहन सुविधाओं को सहित 300 से अधिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब आप यहां से कभी भी खरीदी कर सकेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना 314 आवेदनों का छूट देने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिनमें से कुछ 2016 से लंबित थे। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस आशय की अधिसूचना 7 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। एलजी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में निवेशक और व्यापार के अनुकूल माहौल का बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आवेदनों का एक सख्त समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से 300 से अधिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे काम करेंगे। राजस्थान में बचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। मीणा ने कहा कि पायलट यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए गहलोत पर जमकर बरसे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ड्रामेबाज भी बताया। किरोड़ी मीणा ने कहा कि कांग्रेस इस सचिव पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन की जरूरत है। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वही नहीं रहना चाहिए। पायलट को अपने और पूर्वी राजस्थान के हित में कोई न कोई फैसला लेना चाहिए। सचिन पायलट खुद निर्णय कर रहे हैं कि वह आप में जाएंगे या भाजपा और बसपा को अपनाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे। राजस्थान में सियासी ड्रामे को लेकर सांसद मीणा ने गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता सैंडविच बनी हुई है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन 1 साल के चेंबर में रहने के लिए पूरा ड्रामा भी उन्होंने कराया। बिना मुख्यमंत्री के शौकीन शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर शांति धारीवाल के घर बैठक नहीं बुला सकते थे। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते थे। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का रविवार को निधन हो गया है। शर्मा चूरू जिले के सरहद शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने शनिवार को तबियत बिगड़ने पर जयपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा 2018 में 7वीं बार विधायक बने थे। 17 अप्रैल को 1945 को सरदार शहर में 36 गांव में जन्मे भंवरलाल शर्मा 1985 में पहली बार विधायक बने। 1990 में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। वे विधानसभा में उप प्रमुख सचेतक भी रह चुके थे। भंवरलाल शर्मा की ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी पैठ थी। उनके निधन से चूरू में शोक की लहर है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।